नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोपेशिया या जिसे इंद्रलुप्त कहा जाता है, यानी बालों का झड़ना। यदि हम आहार विहार ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, ऋतुचर्या के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो हमारे विभिन्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर दोष प्रकोपक आहार या विहार का सेवन किया जाए तो उससे हमारा वात दोष बढ़ जाता है, पित्त दोष बढ़ जाता है और ये दोनों ही मिलकर बालों को गिरा देते हैं। उसके बाद जो रक्त होता है वह कफ के साथ मिलकर रोम छिद्रों को, यानी जो हमारे पोर्स हैं जिसमें से हेयर्स निकलते हैं, उनको बंद कर देता है, जिससे बाल दोबारा उत्पन्न नहीं होते। इसको हम इंद्रलुप्त कहते हैं। जब भी हमारी धातुओं का निर्माण होता है तो वह रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इस प्रकार से होता है। तो कोई भी धातु यदि बनती है तो वह पहले दो भागों में विभाजित होती है। पहला भाग सार भाग जो नरिश करता है अगली धातु को, दूसरा है हमारा किट भाग जो होता है रेसिडुअल प्रोडक्ट। तो जब अस्थि से मज्जा का निर्माण होता है तो किट रूप में केश, नख और लोम बनते हैं। तो यदि अस्थि धातु में यदि इम्बैलेंस होगा तो केश, नख और लोम भी ठीक प्रकार से नहीं बनेंगे या फिर बनकर गिर जाएंगे। आधुनिक चिकित्सा में एलोपेशिया को 3 भागों में बांट दिया गया है: एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटालिस, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। अब हम इनके कारणों की बात करेंगे। मेल में और फीमेल में दोनों में ही हेयर लॉस का पैटर्न अलग अलग होता है। मेल्स में जेनेटिक और मेल हार्मोन्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं हेयर लॉस का। फीमेल हेयर लॉस पैटर्न अभी तक थोड़ा अनक्लियर है। अगला है मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन की वजह से हेयर लॉस होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हेयर लॉस होता है। अगर किसी को एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, वह भी एक कारण है बालों के गिरने का। अगर हम कीमोथेरेपी कराते हैं तो उससे भी हमारे बाल गिर जाते हैं। अगला है फंगल इन्फेक्शन या रेडिएशन थेरेपी अगर हम करवाते हैं तो उससे भी हमारे इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन और स्कारिंग की वजह से वहाँ पर हेयर लॉस हो जाता है। हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा की। सबसे पहले है निदान परिवर्जन। कोई भी अगर डिजीज हमारे शरीर में होता है तो उसके कारण को पकड़ना और उसे खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है हमारा निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से हमारा हेयर लॉस होता है उस कारण को देखकर ठीक करना। दिनचर्या, ऋतुचर्या का सही प्रकार से पालन करना, आहार विहार का पूरा ध्यान रखना। अगला है हमारा शोधन चिकित्सा जो हमारे पंचकर्मा के द्वारा की जाती है, जैसे विरेचन यानी पर्गेशन, रक्त मोशन यानी दूषित रक्त को निकाल देना। थर्ड, अगर किसी को कंटिन्यूअस हेयर फॉल हो रहा है उसे अपनी हेयर की हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला है हमारा कृमि घनौषण। जैसे हमारे फंगल इन्फेक्शन की बात मैंने की है तो उसमें हमें फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जैसे कृमि घनवटी। अगला है हमारा नाक को सिर का द्वार कहा गया है। तो कोई भी शिरो रोग हो तो उसमें हमारा नस्य बहुत ही अच्छा काम करता है। जिनको हेयर फॉल होता है तो उन्हें नाक में तेल जरूर डालना चाहिए, जैसे अणु तेल, महानीली तेल, वितारी गंधा आदि तेल या जीवनीय आदि गण तेल। ये सभी बहुत ही अच्छा काम करते हैं हेयर फॉल के लिए। साथ में हमें ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी महामंजिष्ठादि क्वाथ का सेवन करना चाहिए। उसके बाद धतूर पत्र का स्वरस हमें लेकर, धतूर के जो पत्ते होते हैं उनका स्वरस निकालकर उसका सिर पर लेप करना चाहिए। यह भी बहुत ही फायदेमंद है। गुंजा मूल या फल से या कलिहारी पुष्प से या करवीर के स्वरस से सिर पर लेप करना भी बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सीसम यानी काले तिल। ये भी हमारी हेयर ग्रोथ और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे लोकल एप्लीकेशन की, यानी सिर पर जो अभ्यंग करना है हमें उसकी। इसके लिए हमारा त्रिफलादि तेल है वो बहुत ही अच्छा है। इसे कम से कम 30 मिनट तो लगाए ही रखना है और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से सिर को धो लेना चाहिए। यह हमारे हेयर फॉल, ग्रे हेयर, स्प्लिट हेयर, हेडेक इन सब में काम करता है और हमारे हेयर को स्ट्रेंथ भी देता है और वात पित्त कफ का भी बैलेंस बनाए रखता है। अगला है हमारा भृंगाम्ल की तेल। यह भी बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे वात पित्त को बैलेंस करता है, हेयर फॉल में बहुत लाभदायक है। बर्डनेस, हेडेक, ग्रेइंग ऑफ हेयर इनमें भी अच्छा काम करता है। यह हमारी ब्लड सर्कुलेशन को पर्टिकुलर एरिया में बढ़ा देता है जहाँ भी हम इससे मसाज करते हैं।
है अर्थराइटिस, बैक पेन, सियाटिका, जॉइंट पेन, इन सब में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और इंद्रलुप्त में रसायन का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। आम्ल की रसायन लीजिए 3 ग्राम, भृंगराज चूर्ण 2 ग्राम, टोटल हो गया 5 ग्राम। इसे शहद के साथ, क्योंकि सभी के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, तो इन सभी का प्रयोग किसी अच्छे चिकित्सक के सानिध्य में ही करें तो वही उचित होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।